17% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं और यही आपसे सवाल पूछा गया। दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला होता है जी एन ए यूनियन बी का। कैसे? तो मैथ में पास होने वाले, फिजिक्स में पास होने वाले और मैथ और फिजिक्स दोनों में कॉमन पास होने वाला। तो भैया मैथ में पास होने वाले बच्चों की संख्या 35, फिजिक्स में पास होने वाले बच्चों की संख्या मैथ में पास होने वालों की संख्या थी 65, फिजिक्स में पास होने वालों की संख्या थी 48 और दोनों में पास होने वालों की संख्या थी 30। तो सोल्व करोगे तो एन मैथ यूनियन फिजिक्स, तो यह आया मेरे बच्चे 83%, यानी 83% लड़का ऐसा है जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ है। तो बाकी 17% वो होगा जो दोनों में फेल हुआ। जी बता रहा हूँ प्रकाश। दूसरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ ये सब मूर्खों के तरीके आपको ये नहीं करना। आपने बस दिमाग ये दौड़ाना है, फालतू चीजों को दिमाग मत रखिए। यार टोटल 65 और 48, 8 5 13, 6 4 10 और 11, 113 बच्चे हो गए इस हिसाब से। लेकिन जो कॉमन डाटा था वो 2 बार जोड़ा गया तो उसको 1 बार घटा दो, बस बात खत्म। आप मन ही मन ये चीज दौड़ाएंगे, ठीक है? आइए इसमें। देखिए मेरे भाई 65% मैथ में पास हुए हैं, 48% फिजिक्स में पास हुए हैं। ये तो सेम ही सवाल उठ गया बे। अगले पे आओ। देखिए भैया सवाल में कह रहे गांव में 60% परिवारों के पास गाय। ये गांव है भैया, इसमें कह रहा है जी 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय, बाकी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास भैंस है। 60% के पास गाय है, 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास भैंस है, बफेलो है, गाय। और कहता है जी 15% घर ऐसे हैं जिनके पास गाय और बफेलो दोनों है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं यार, उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करिए जिनके पास या तो गाय हो या भैंस हो या गाय भैंस दोनों। तो आप मुझे एक ही ज्ञान देंगे। देखिए सर, टोटल निकालना है तो 60 और 30 का जोड़ करो 90, 90 में से 15 हटा दो तो ये बचा 75%। यानी सर 75% घर ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई जानवर है, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो या गाय भैंस दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 100% घर होंगे, 100% में से 75% के पास कुछ ना कुछ है, तो बाकी 25% कौन हुए? जिनके पास कुछ भी नहीं है। आपने कहा बात तो सही है, यानी 25% लोगों के पास कुछ भी नहीं है, यानी टोटल फैमिली के 25% के पास कोई जानवर नहीं है। जबकि टोटल फैमिली है कितनी, सवाल में रखा है 96 परिवार है, तो 96 का 25% परिवार ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 96 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 से काटेंगे आंसर आया 24। यानी मेरे बच्चे 24 परिवार ऐसे जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। दिस इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से सवाल को समझिए। सवाल में कह रहा है यार एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए, 60% बच्चे मैथ में पास हुए, 55% बच्चे इंग्लिश में पास हुए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे बच्चे दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। और सवाल ने एक लाइन बहुत अच्छी कही, वो लाइन उसने ये कही कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुआ, यानी ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पास ही ना हुआ किसी भी एक सब्जेक्ट में, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ है। एंड एवरी स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो बच्चा पास हुआ ही है। ऐसा सवाल का कहना है कि भाई इसमें कोई दुराई नहीं कि कम से कम एक सब्जेक्ट में बच्चा पास हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, वो ये कह रहा है कि भाई मैथ और इंग्लिश का जो यूनियन है वो बेसिकली 100% है, यानी हर एक बच्चा मैथ या इंग्लिश में किसी न किसी में पास हुआ कुल मिला के। तो फार्मूला होगा केवल ना मैथ में पास होने वाला, इंग्लिश में पास होने वाला और मैथ और इंग्लिश दोनों में इंटरसेक्शन। देखिए यार मैथ में पास होने वाले 60% है, इंग्लिश में पास होने वाले 55% है, हमें इसी की वैल्यू पता करनी है। अब जोड़ेंगे इन्हें तो 60 और 55, तो भैया 60 और 55 हो गया 115, घटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 15%। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है जी। एक तरीका ये वाला है। दूसरा तरीका ये है, जो समझदार बच्चे हैं वो इतना सब डिटेल नहीं करेंगे फार्मूला वार्मूला, वो सीधा एक चीज देखेंगे क्या हर बच्चा ऐसा है जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, तो टोटल 60 और 55 115% हो गए। तो जबकि 100% बच्चे हैं, तो इसका मतलब बाकी जो 15% छात्र रहे होंगे वो ऐसे रहे होंगे जो 2 बार काउंट हो गए होंगे, जो इस वाले ग्रुप में भी काउंट हो गए और इस वाले ग्रुप में भी काउंट हो गए।
तो वो 2 बार वाले जो काउंट हुए हैं वही 15% एक्सेस आ रहे हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यार, कह रहा है 60 विद्यार्थियों की क्लास है मेरे बच्चों, टोटल कुल मिला के 60 बच्चे हैं भाई। इन 60 बच्चों में मेरे बच्चे 45 बच्चे म्यूजिक पसंद करते हैं, 50 बच्चे डांस पसंद करते हैं। कहता है म्यूजिक 45, डांस करते हैं 50 बच्चे, और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तो यार वो बताओ, उन बच्चों की संख्या बताओ जो संगीत और नृत्य दोनों पसंद करते हैं, यानी ये वाला डाटा आपसे पूछ रहा है। इसकी वैल्यू बताओ। तो हल्का सा दिमाग खोल के मेरी बात समझनी। टोटल बच्चे कितने हैं जी? 60। 60 में से सवाल ने खुद ही जवाब दिया अपनी बात का कि भाई 5 स्टूडेंट्स लाइक नीदर डांसिंग, लाइक, यहां लैंग्वेज मिसिंग है, यहां चेंज करना भाई। 5 स्टूडेंट लाइक नीदर डांसिंग नोर म्यूजिक। अब ठीक लिखा गया। वो ये कह रहा है कि भाई 5 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो म्यूजिक पसंद करते हैं ना ही नृत्य, है ना भाई। 5 विद्यार्थी कुछ भी पसंद नहीं करते। तो कुछ भी पसंद मतलब 2 ही तो चीजें हैं, 10 चीजें थोड़ी ऑप्शन रखा है। तो इसका मतलब 5 विद्यार्थी कुछ भी पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब नीदर वो डांस पसंद करते ना ही वो म्यूजिक। अब बात को आगे समझते हैं। तो 60 में से 5 बच्चे तो है ही नहीं इस ग्रुप में, तो बचे 55। यानी हम ये कह सकते हैं कि 55 ही लोग ऐसे हैं जो म्यूजिक और डांस पसंद करते हैं। तो अगर मैं फार्मूले से कराऊंगा तो ऐसे करूंगा, देखिए यार, म्यूजिक और डांस का यूनियन, म्यूजिक डांस, म्यूजिक एंड डांस में कॉमन, एंड दिस इज द पार्ट दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ये वैल्यू है मेरे बच्चे 55। अब देखिए, म्यूजिक पसंद करने वाले 45 है, डांस पसंद करने वाले 50 है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। 50 और 45 कितने हो गए भाई? 95। 95 में से 55 घटाएंगे तो वो बच्चे जो म्यूजिक और डांस दोनों पसंद करते हैं, दीज आर 40। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 बार लिखा हुआ है, माफी चाहते हैं। क्लियर है? अब दोबारा सवाल पर फोकस करते हैं कि पेपर में आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। तो पेपर में टैकल करने का एक सीधा मेथड है भाई। 45 और 50 को जोड़ेंगे आएगा 95, जबकि बच्चे थे 55, बच्चे 60 थे, लेकिन इन 60 में से 5 तो कुछ भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो इस हिसाब से पसंद करने वाले 50 और 45 95, जिसमें से 55 ही टोटल है बच्चे पसंद करने वाले। तो कितने फालतू हैं? 40। तो 40 बच्चे वो हैं जो ना म्यूजिक पसंद कर रहे हैं ना डांस। आइए भाई, देखिए मेरे बच्चे, कह रहे हैं कि विद्यालय में 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। 40% फुटबॉल खेलते हैं। और कह रहा है यार 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। 10% बच्चे ऐसे मेरे बच्चे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो यार कितने बच्चे ऐसे जो ना क्रिकेट खेलते ना फुटबॉल खेलते, उनकी संख्या है। तो आप कहेंगे देखो सर, टोटल बच्चे हो गए 50 और 40, 90। 90 में ये 10 2 बार जोड़ रखा है तो घटा देंगे, तो यानी 80% बच्चा ही ऐसा है जो कुछ ना कुछ खेलता है। अगर 80% बच्चा ही मेरे भाई कुछ ना कुछ खेल रहा है, कैलकुलेट करना आ रहा है ना। देखो 50 में से 10 गया, 40 आ गया, 40 में से 10 गया, 30। यही तो टोटल बच्चे हैं। तो जोड़ोगे 30 और 10 40 और 40 80। तो 100% में से मेरे बच्चे 80% ऐसा जो कुछ ना कुछ खेलता है। तो बाकी 20% कौन हुआ? बाकी 20% वो लोग हुए जो कुछ भी नहीं खेलते। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ कि कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी और तमिल, और का मतलब दोनों। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो हिंदी या तमिल बोलते हैं, या तो हिंदी बोल रहे हो या तमिल बोल रहे हो, सारे बच्चों की संख्या आपने बतानी है। देखिए भैया, कहता है ग्रुप है जिसमें 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं। 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो देखो यार, तरीका बता रखा, 50 और 20 70, 70 में 10 गया, 60 मेरा आंसर है। बाकी सोल्व करेंगे तो 50 में 10 गया, 40 केवल हिंदी, 20 में 10 गया, 10 केवल तमिल, जोड़ोगे तो 40 10 50 10 60, यानी 60 ही लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ बोलते हैं। और यही वो बात कह रहा है कि हिंदी या तमिल बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं। आइए भाई, सेकंड क्वेश्चन रह गया था। देखिए यार, यहाँ लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा, बात बनेगी नहीं तो ओनली शब्द है। देखिए जी, कहता है 60 बच्चों की क्लास है, उसमें 40% केवल हिंदी बोलते हैं। हिंदी नहीं, केवल हिंदी बोलने वाले 40% है।
25% अंग्रेजी और बाकी दाना दोनों 25% अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी। 25% बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं। और कह रहा बाकी जो बच्चे वो सारे के सारे वो हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कहते हैं इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, 25% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। बाकी बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो कुछ नहीं बोल सकता हिंदी इंग्लिश में, सारे हिंदी इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हैं। अब हमें पता करना है कि यार टोटल कितने बच्चे जो हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप एक तरीका करेंगे भाई, टोटल 100% बच्चे हुए तो 40 केवल हिंदी, 25 केवल इंग्लिश, तो 40 और 25 कितना हो गया 65। तो 100 में से 65 हटाएंगे तो बचेगा मेरे भाई 35, यानी 35% बच्चा ऐसा होगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकता है। 35% बच्चा ऐसा होगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकता है। तो कह रहा कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इंग्लिश कितने बच्चे बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे जी देखिए ध्यान से, इंग्लिश बोलने वाले 25 जमा 35 जोड़ेंगे भाई कितना आएगा, तो आएगा 60%, यानी 60% बच्चे ऐसे जो इंग्लिश बोल सकते हैं। टोटल बच्चे कितने जी 60, और 60 बच्चों का 60% निकाल दो, 60 बच्चों का 60% निकालोगे तो ये आएगा 36, यानी 36 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। केवल इंग्लिश नहीं, जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो 36 बच्चे हैं। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में पास हुए, 53% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। कहता है जी 67% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में पास हुए, बाकी कुछ इतने परसेंट दूसरी चीज में पास हुए, और 25% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। 25% बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ है जी। 67% मैथ में पास हुआ है, 53% इंग्लिश में पास हुआ, और 25% दोनों में पास हुआ। कहता है यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हैं तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए, ओनली मैथ में कितने पास हुए। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि टोटल बच्चे कितने हैं जो पास हुए हैं। तो आप कहेंगे देखिए सर अभी आपने तरीका बताया कि इन दोनों को जोड़ लो, तो 67 जमा 53 जोड़ोगे तो इट विल कम 7 3 10 6 5 11 और 1 12 120, और इसमें से 25 हटा दो, तो 25 हटाओगे तो ये बचेगा 95, यानी 95% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए। 95% मेरे बच्चे बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए। हाँ जी, 95% बच्चे ऐसे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए। भाई 67 एक में पास हुए, 53 एक में, तो 67 53 जोड़ा 120, 25 ऐसे थे जो 2 बार काउंट हो गए, वो घटा दिया तो आया 95%। यानी मैं ये कह सकता हूँ सर 95% बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए, तो टोटल 100% बच्चे हैं, उसमें से 95% किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए, तो बाकी 5% कौन है सर, बाकी 5% वो लोग हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए। तो किसी में पास नहीं हुए तो जो 5% है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 200 बच्चों को। तो 1% की वैल्यू तो आप कहेंगे बटे 5। अब कह रहा है यार उन बच्चों की संख्या बताइए जो केवल मैथ में पास हुए, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन ओनली मैथ्स। तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल गणित में पास हुए मेरे बच्चे बताइए। तो जानते हैं, आप कहेंगे जी 67% मैथ में पास हुए, इसमें से 25 तो ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, तो 67 में से 25 हटा देंगे तो 7 में 5 गया 2, 6 में 2 गया 4, तो ये 42% लोग वो होंगे जो केवल गणित में पास हुए। हाँ जी, तो 42% वो लोग हैं जो गणित में पास हुए, तो 42% की वैल्यू क्या होगी। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 जीरो, और गुना करेंगे तो जीरो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 1680 लोग हैं मेरे बच्चे कुल मिला के जो गणित में पास हुए हैं, केवल गणित में पास हुए। करिए मेरे भाई, सेम ही सवाल है, लगाइए दिमाग। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए। ये है जी हिंदी, ये कोई दूसरा सब्जेक्ट है। कहता है 48% बच्चे ऐसे जो हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र हिस्ट्री में फेल हुए, 32% बच्चे हिस्ट्री में फेल हुए, और 20% बच्चे ऐसे जो दोनों में फेल हुए, 20% बच्चे ऐसे जो दोनों में फेल हुए। यदि वो छात्र जो दोनों विषयों में पास हुए कि उनकी संख्या 880 है तो कुल छात्रों की संख्या क्या करो। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टोटल फेल कितने हुए, तो 48 जमा 32 जोड़ोगे आएगा 80%, और इसमें 20% ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि 20 इधर भी हो गए और इधर भी हो गए, तो 80 में से 20 गया 60%। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 60% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। 60% बच्चे ऐसे हैं मेरे बच्चे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो बाकी कितने रह गए भाई, तो 100 में से अगर 60 हटा दें तो बाकी बचे 40%, ये वो बच्चे होंगे जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। क्योंकि 60% बच्चा अगर किसी न किसी में फेल हुआ है तो बाकी बचा 40% वो दोनों में पास हुआ होगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि 40% की वैल्यू जो है वो 880 है, तो 1% की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चे बटे 40 होगी, और 100% की वैल्यू बताइए, 100% का ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो गुना 100 की वैल्यू बताइए। 0 22, 22 को 100 से गुना करेंगे तो आंसर आया 2200। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने कहा इन एन एग्जामिनेशन 600 स्टूडेंट अपियर्ड। एक परीक्षा में 600 बच्चों ने भाग लिया। 35% छात्र फिजिक्स में फेल हुए, 45% छात्र विज्ञान में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। देखिए यार, 35% बच्चे विज्ञान में फेल हुए, साइंस में। 45% केमिस्ट्री में, भौतिक विज्ञान में। भौतिक क्या होता है? फिजिक्स। और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, साइंस। इसमें कहता है 45% बच्चे दोनों केमिस्ट्री में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। 20% दोनों में फेल हुए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं? तो आप कहेंगे देखो सर, 35 जमा 45 जोड़ोगे, यह आएगा सर 80। 80 में से ये 20 हटा दो, क्योंकि 2 बार काउंट हो चुका है, तो बच्चे 60%। यानी सर 60% लोग वो हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए, चाहे वो एक में फेल हुए, चाहे वो 2 में फेल हुए, चाहे वो 20 में फेल हुए, लेकिन 60% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी में फेल हुए। तो टोटल होते हैं मेरे बच्चे 100% बच्चे। तो उन 100% में से ये 60% हटा देंगे, तो बाकी बचा 40%। तो ये 40% लोग वो होंगे जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए होंगे। अब हमें कह रहा है कि यार टोटल बच्चे थे 600, मतलब 100% की वैल्यू जो है, इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज 600। वो 600 को रिप्रेजेंट करी, तो 1% की वैल्यू बटे 100। तो कह रहा है जी 40% की वैल्यू कितनी? तो गुना 40, 6 चौक 24, 240। तो मेरे बच्चे, मेरा सही उत्तर आएगा निकल के 240, ऑप्शन बी। कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। इस सवाल को करते वक्त दो चीजों पे विशेष ध्यान देना। यहां पास है, यहां पास है, लेकिन यहां फेल है। यहां पास है, यहां पे भी पास था, लेकिन यहां फेल है, अनुत्तीर्ण। अब सवाल को ठीक नजर से पढ़ेंगे तो सवाल करने में मजा आएगा। देखिए मेरे भाई, कहते हैं यार एक परीक्षा में 80% बच्चे हैं जो गणित में पास हुए हैं। हमें यहां ये देखना होगा कि उसने ये कहा कि भाई 15% बच्चे दोनों में फेल हुए। तो हमारे पास जो दोनों का डाटा है ना फेल होने का, वो मेरे बच्चे 15% है। तो हमें सबको फेल होने पे लाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, हमें ऐसे लाना पड़ेगा कि गणित में 80% पास हुए हैं तो 20% फेल हुए होंगे। रीजनिंग में 65% पास हुए हैं तो 35% फेल हुए होंगे। हमें दोनों में कह रहा है कि जो फेल हुए हैं 15% है। इस बात को ध्यान से समझना। इससे पहले के सवालों में अलग अलग में पास वाला रहता था और कॉमन वाले में भी पास वाला रहता था। इस बार क्या हुआ कि फिजिक्स ना, मैथ और रीजनिंग में तो पास वाले हैं, लेकिन यहाँ फेल वाले। तो सब में फेल वाले कर लो कि भाई मैथ में अगर 80% पास हुए तो 20% फेल हुए होंगे। रीजनिंग में अगर 65% बच्चे पास हो गए तो बाकी जो 35% है वो फेल हुए होंगे। तो टोटल बच्चे, तो आप कहेंगे 20 और 35 55, माइनस कर दो 15, तो बचा 40%। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि 40% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, चाहे वो एक में हुए हो, दो में हुए हो, लेकिन 40% बच्चे किसी ना किसी में फेल हैं। तो टोटल 100% बच्चा होता है, उसमें से 40% हटा देंगे तो बचा कितना जी? 60%। यानी मेरे दोस्तों 60% बच्चा ऐसा है, 60% बच्चा मेरे भाइयों ऐसा है जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ होगा, जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ। तो हमसे सवाल में ये पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमसे कह रहा है 150 स्टूडेंट, 150 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ना, जो केवल मैथ में पास हुए हैं। देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन रीजनिंग। तो भाई उन बच्चों की संख्या बताओ जो केवल रीजनिंग में फेल हुए हैं। उन बच्चों की संख्या बताइए जो रीजनिंग में फेल हुए हैं। देखो जी, बताते हैं। आप मुझे ये बताना, रीजनिंग में फेल कितने में जी? 35%। उसमें से 15 तो ऐसे हैं जो दोनों में, तो केवल रीजनिंग में फेल होने वाले कितने बचे? 20। 35 में से 15 हटाया 20। तो अगर आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि भाई ओनली रीजनिंग में फेल, ओनली रीजनिंग में फेल होने वाले, केवल रीजनिंग में फेल होने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करिए, तो आपका जवाब होगा जी 20%। कितने होंगे मेरे बच्चे? 20%। आपने कहा हाँ, ठीक है सर। अब सवाल ने कहा था 150 छात्र ऐसे हैं जो गणित में पास हुए, तो ओनली मैथ में पास होने वाले कितने हैं? ओनली मैथ में पास। तो आप कहेंगे देखिए सर, मैथ में जो पास होने वाले बच्चे हैं वो हैं 80%। सवाल ने पहली लाइन में कहा कि भाई 80% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए हैं। इस 80 में से 60% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और रीजनिंग दोनों में पास हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। 60% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो केवल मैथ में कितने पास हुए जी? 20%। तो केवल मैथ में मेरे भाई 20% पास हुए। और सवाल ने यही दे रखा कि भाई 150 बच्चे ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए हैं, यानी 20% की वैल्यू है मेरे बच्चे 150। तो कह रहा है केवल रीजनिंग में कितने फेल हुए? 20% और 20% की वैल्यू 150 है, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए हो जाएगा। कान खोल के आराम से सवाल को 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करिए।
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। तीन चीजें होंगी ना। ठीक है जी। आइए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है उस बात पर चर्चा करते हैं। सवाल में मेरे बच्चे कह रहे हैं एक परीक्षा में 40% बच्चे मैथ में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 50% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए। तो मैंने एक को मेरे बच्चे हिंदी मान लिया, एक को इंग्लिश मान लिया और एक को मैथ मान लिया। ठीक है जी, क्लियर है। अब आइए आगे। अब कह रहे हैं यदि 25% छात्र मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए, तो भाई मैथ और इंग्लिश में ये वाला कॉलम है, तो 25% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों ना, बच्चे हैं गणित और इंग्लिश में, तो ये 25% ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए। 15% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए, और 22% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और मैथ में फेल हुए। और कह रहा है 13% बच्चे तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए। तो मेरे बच्चे तीनों सब्जेक्टों में जो कॉलम आ रहा है वो यही वाला आ रहा है। तीनों सब्जेक्टों में कोई जो ऐसा एरिया जो तीनों सब्जेक्टों को कवर करता हो, तो मेरे बच्चे ये बीच वाला ही पोर्शन है। बिल्कुल ठीक है। अब कहानी को आगे समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। सवाल में हमसे ये कह रहा है यार ये बताओ तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए कि भाई तीनों सब्जेक्टों में कितने बच्चे पास हुए, इस बात की जानकारी दीजिए। देखो मेरे बच्चे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा सकते हो ऐसे कि भाई 40% बच्चे केवल गणित में पास हुए ना, गणित में पास हुए, बिल्कुल ठीक है। 22% बच्चे ऐसे हैं जो गणित और हिंदी में पास हुए, यानी ये वाला डाटा है 22। लेकिन अगर इस 22 में से अगर ये 13 हटा दूं तो ये वाला डाटा जानते हो कौन सा आ जाएगा? अब एक एक चीज को लिखवाता हूं ताकि सारी बातों की पहचान हो पाए। अगर मेरे बच्चों इस सवाल में ये पूछा जाए ना, ओनली फेल इन हिंदी एंड इंटरसेक्ट इंग्लिश, कि भाई या हिंदी और मैथ में, कि हिंदी और मैथ में कुल मिला के कितने फेल हुए केवल हिंदी और मैथ में, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि देखिए सर, ये वाला जो आंकड़ा है ये हिंदी और मैथ दोनों का है, इसमें से 13 ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हो रखे हैं, तो ये 13 हटा देंगे तो ये वाला जो डाटा आएगा ना, ये वो आंकड़ा बचेगा जो केवल हिंदी, मैथ और हिंदी में फेल है। तो अगर मैथ और हिंदी में पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा 22 - 13, यानी 9% बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ और हिंदी में फेल हुए। अगर मैं यही सेम सवाल आपसे पूछूं मैथ और इंग्लिश में, कि केवल मैथ और इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो आप वही ज्ञान मुझे देंगे कि देखिए सर, मैथ और इंग्लिश में कुल मिला के 25% बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन इसमें से 13% तो वो हैं जो तीनों में फेल हुए हैं। तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि केवल मैथ और इंग्लिश में, तो यही वाला आंकड़ा बचा। तो 25 में से 13 गया मेरे बच्चे 12%। तो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले हैं 12%, इसमें है 9%। ऐसे अगर मैं पूछूं कि हिंदी और इंग्लिश में कितने, तो 15 में 13 गया मेरे बच्चे 2%। क्या मेरे बच्चे आप मेरी बात समझ पाए? तो आपका जवाब है हाँ सर, बात समझ गए। अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों मेरी कहानी को आगे समझ। ये पूरा जो कॉलम है ये है 50%, ये पूरा जो कॉलम है मेरे बच्चे कितना है 50%। तो 12 और 13 25, 25 और 2 27, तो 50 में से 27 घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आई 23%। बिल्कुल ठीक है। ये पूरा कॉलम है मेरे बच्चे 40, तो 12 और 13 25, 25 और 9 34, तो ये पूरा 40 है और ये हो गया 34, तो ये कितना है 6%। ये पूरा है 30, ये है 9 और 13 22, 22 और 2 24, तो 30 में से 24 घटाएंगे तो यह है 6%। एक बार मेरे बच्चे इन बातों को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है भाई यहां तक की? जी बिल्कुल दिनेश मित्रवाल जी, हो जाएगी। अब आते हैं आगे, अगर आप इतनी बात समझ गए तो अगर इस सवाल में मैं आपसे केवल ये पूछूं कि भाई उन बच्चों की संख्या बताओ जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए, तो आप कहेंगे ओनली मैथ में 6%, ओनली हिंदी में भी 6%, और केवल इंग्लिश में 23%। भाई 6, 6 और 23, ये वो लोग हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए, मतलब एक सब्जेक्ट में फेल हुए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं उन बच्चों की संख्या ज्ञात करिए जो केवल दो सब्जेक्ट में फेल हुए, तो आप कहेंगे 9, 2 और 12, 9, 2 और 12। अब मेरे बच्चे में उन बच्चों की संख्या जानना चाहता हूं जो तीनों में फेल हुए, तो आप कहेंगे तीनों में फेल होने वाले हैं 13। ठीक है जी, सोल्व करेंगे। भाई तीन सब्जेक्ट है तो कोई बच्चा अधिकतम कितने तरीके से फेल हो सकता है, या तो एक में फेल होगा, या दो में फेल होगा, या तीन में। हमने तीनों तरीके ले लिए। सोल्व करते हैं। 6, 6 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 2 26, 2 28, 2 3 31 का एक हासिल 3, 3 2 5 और एक 6 और एक 7, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 71% बच्चा ऐसा है, 71% बच्चा मेरे बाबू ऐसा है, 71% बच्चा मेरे भाई ऐसा है जो किसी ना किसी में फेल हुआ है। तो टोटल 100% बच्चा होता है, हाँ जी। उसमें से 71% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी में फेल हुए, तो बाकी कितने बच गए जी 29%। तो मतलब ये 29% बच्चे मेरे भाई वो बच गए, 29% मेरे भाई ये वो बच्चे बच गए जो तीनों सब्जेक्टों में पास हुए होंगे, क्योंकि फेल वाले 71 हैं तो बाकी 29 वाले क्या रहे होंगे पास।
शकील भाई अभी जो है वो बिल्कुल नया लेटेस्ट एडिशन है। तो मेरे बच्चे 29 मेरा आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें बहुत समय लगेगा। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, मुझे समझाना था इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते हैं कि मान लीजिए तीन चीज़ें और आप तीनों का यूनियन निकालना चाहते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसका तरीका है ए प्लस बी प्लस सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये रहता है मेरे बच्चे कंबाइंड फार्मूला। समझ गए राजा? तो इस वाली चीज़ को फार्मूले में लगा देंगे। जैसे आपने इस वाले सवाल में रखा था मैथ में 40, इसमें 30, इसमें 50, तो यहाँ लिख देंगे। तो ये था 30, भाई केवल मैथ में पास होने ना फेल होने वाले 30 थे, एक में 40 थे, एक में 50 थे। बिल्कुल। फिर फार्मूले में हम ये देखेंगे कि दो दो सब्जेक्ट में क्या थे, 22, 15 और 25। तो 22, 15 और 25, और फिर हमें जोड़ना है क्या, जो तीनों सब्जेक्टों में पास था वो था 13। तो हम फार्मूले से करेंगे तो भी जल्दी से हो जाएगा। कैसे देखिए भाई, ऐसे समझो कि 25 और 15 कितना हो गया, 40, तो -40 से +40 का। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 30 में से 22 घटाएंगे, क्या बचा, 8, 8 और 13 21, 21 और 50 71, यानी 71% बच्चा ऐसा है जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो बाकी जो 100 में से 71 घटाएंगे तो 19 वो बचेगा जो बाकियों में पास हुआ है, दोनों तीनों में। देखिए भाई, मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ। कहता है यार 20% बच्चे मैथ में फेल हुए हैं। 20% बच्चे मेरे भाई मैथ में फेल हुए हैं, 15% इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 25% हिंदी में फेल हुए हैं। 25% हिंदी में फेल हुए हैं। 5% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, ये बच्चे 5% है। 10% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए हैं। 10% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश हिंदी में फेल हुए हैं। 15% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी में फेल हुए हैं, और 2% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं। 2% बच्चे मेरे भाई ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं। फेल्ड इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट, मैथ इंग्लिश एंड हिंदी, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, जो तीनों सब्जेक्टों में पास हुआ। देखिए आप सबको ये समझना होगा कि हमारे पेपर में दो ही मतलब उसके चीज़ों के वेन डायग्राम रहता है, तीन का नहीं रहता। अगर तीन का कभी आता है तो वो क्या करता है, इसको डीआई में देता है और इसी में फिर दो तीन सवाल आपसे पूछ लेगा, ताकि आपका जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है वो वहां पे यूटिलाइज हो जाए। आइए लगाते हैं सवाल को। देखिए, मैं हमेशा ही वेन डायग्राम करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे वेन डायग्राम से चीजें ज्यादा क्रिस्टल दिखती हैं और ज्यादा आसानी से मैं कर पाता हूं। आपको फार्मूला ही बता रहा हूं, ये 5 है, ये 2 है तो ये 3 आया, ये 15 है, ये 2 है तो ये 13 आया, ये 10 है, ये 2 है तो ये 8 आया, 8 2 10 और 13 23, 25 में 23 गया 2 आया, 8 2 10 और 3 13, 15 में 13 गया 2 आया, 13 2 15 और 3 18, 20 में से 18 गया, ये 2 आया। जोड़ेंगे तो देखो 2 2 4 2 6, यानी ऐसे लोग जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो 2 2 2। अब वो लोगों की संख्या निकालो जो दो में फेल हुए, केवल दो में, 13 8 3, 13 8 3। अब उन लोगों की संख्या निकालो जो तीनों में फेल हुए, दैट इज 2। तो जोड़ोगे मेरे बच्चे तो 2 2 4 2 6 और 3 9 9 8 17, 17 3 20 और 2 22 का 2, असल 2 2 1 3, यानी मेरे बच्चे 32% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो टोटल 100% बच्चे थे जी, बिल्कुल। तो 100 में से 32 हटा देंगे तो बचा कितना मेरे बच्चों, 68%। तो यानी 68% लोग वो होंगे जो बाकियों में पास हुए हैं। और यही हमसे सवाल में पूछा हुआ है कि तीनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए, तो जवाब होगा 68%। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 68%। अब मेरे बच्चों में इसी सवाल को फार्मूले से पढ़ा देता हूँ। देखिए यार, यहीं ले लेते हैं फार्मूला। देखिए, मेरा तो क्या ही बिगड़ेगा फार्मूले से कराने में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप धीरे-धीरे इन सवालों की प्रैक्टिस करके ना 2-3 सवालों की, तो उसके बाद आपको इतना समय नहीं लगेगा जितना मैं कराने में लगा रहा हूँ अभी। मुझे समझाना, अरे! काहे नाराज़ हो गए थे? देखिए, बहुत आसान। मैंने अभी एक फार्मूला बताया कि यूनियन जब आप निकालने जाओगे कि भाई मैथ, इंग्लिश और हिंदी, तीनों में कुल मिला के कितने फेल हुए हैं, तो आपको पहले निकालना होगा मैथ में फेल वाले, इंग्लिश में फेल वाले, हिंदी में फेल वाले। फिर माइनस करना होगा मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले, इंग्लिश और हिंदी में फेल होने वाले, और हिंदी और मैथ में फेल होने वाले, और फिर प्लस करना होगा तीनों में फेल होने वाले। हाँ जी।
आइए लगाते हैं दिमाग। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू है 20, ये वैल्यू है 15 और ये वैल्यू है 25। 25, 15, 40 और 20, 60 तो ये हो गया। ये वाली वैल्यू है मेरे बच्चे 15, 5 और 10। तो 10, 5, 15, 15, 30। और ये वाली वैल्यू है मेरे बच्चे 2। तो 60 में 30 गया, 30, 30 और 2 32। यानी मेरे बच्चे 32% लोग ही ऐसे हैं जो किसी न किसी में फेल हुए हैं। तो 100 में से 32 हटा देंगे तो बाकी जो बच्चे 68% वो लोग होंगे जो बाकी तीनों सब्जेक्टों में पास हुए। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है जो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, समझाता हूँ। देखिए यार, पहले वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर फार्मूले से, क्योंकि ये फार्मूले से ज़्यादा आसानी से होगा। देखो मेरे भाई, कह रहा 53% बच्चे गणित में पास हुए हैं, 61 फिजिक्स में, 61% फिजिक्स में पास हुए हैं, 60% केमिस्ट्री में पास हुए हैं, 24 मैथ और फिजिक्स में, 24% मैथ और फिजिक्स में, 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 27% मैथ और केमिस्ट्री में, 27% मैथ और केमिस्ट्री में, 5% किसी में भी पास नहीं हुए। देखिए यार, इस शब्द को बहुत गहराई से समझना। एंड 5% इन नन, कि भाई 5% पास ही नहीं हुए, 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए, 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए। यानी सच बात यह है कि आपके पास ये वाला डाटा मिसिंग है और यही आपको फाइंड आउट भी करना है ना। इसके आधार पर ही बाकी चीजें कैलकुलेट करेंगे। अब आप ये बात जानते हैं कि फार्मूला होता है कि भाई 3 सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो एम यूनियन पी यूनियन सी बराबर होगा एनएम एनपी एनसी। मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, मैथ कोमा केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, और लास्ट वाला प्लस वो बच्चे जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में। तो ये मेरे बच्चे मेरा सवाल। अब सवाल में कह रहा है कि 5% बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। तो मेरे भाई इस बात का मतलब ये कि 5% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, वालों सब में फेल हो गए। तो यानी टोटल 100% बच्चे हैं और 100% में से 5% किसी में भी पास नहीं हुए, तो इसका मतलब बाकी 95% बच्चे वो हैं जो पास हुए होंगे किसी न किसी में। आपने कहा हाँ। तो यानी तीनों सब्जेक्टों में कुल मिला के जो पास हुए हैं वो 95% बच्चे हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हुए हो, चाहे 2 में या 3 में, लेकिन टोटल पास होने वाले 95, क्योंकि 5% किसी में भी पास नहीं हुए। अब आइए, मैथ में पास होने वाले कितने जी? 53। फिजिक्स में पास होने वाले 61, केमिस्ट्री में पास होने वाले 60, मैथ और फिजिक्स में पास होने वाले 24, मैथ और केमिस्ट्री में पास होने वाले 27, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले 35, और तीनों में पास होने वाले हमें पता नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए इसे समझाने के लिए मैं एक्स बोल देता हूं। तो ये डाटा मेरे बच्चे एक्स। हाँ जी। अब सोल्व करते हैं, निपटाते हैं कहानी को। कैसे निपटेगा देखिए ध्यान से। प्लस प्लस वाले जोड़ लो, माइनस माइनस वाले जोड़ लो, कैसे भी कर लो सेटिंग। देखो 35 और 27 को जोड़ेंगे कितना आएगा जी? 62, और ये 60, यानी -2 बचा। तो -2 और 24, -26। तो -26 है, और 53 में से 26 घटाएंगे तो आएगा 27। तो 27 ये आ गया, और 61 ये, तो 7 और 1 8, 6 2 8, 88 आ गया। 88 उधर ले जाके माइनस करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करने के बाद आएगी मेरे बच्चे 7। एक्स की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे कितनी आ गई? 7। तो ये जो डाटा है ये मेरे बच्चे है 7%। अब आते हैं आगे, हमसे पूछा क्या है। अब हमसे सवाल में ये पूछा है कि भाई उन बच्चों की कैलकुलेशन करके बताइए। अब हमसे जो चीज पूछी हुई है वो ये, फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। कहते हैं यार उन बच्चों का रेशियो बताओ जो केवल मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए बट नॉट इन फिजिक्स। यानी वो बच्चे जो मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए हैं लेकिन फिजिक्स में नहीं। तो यही वाला तो डाटा होगा मेरे भाई, जो मैथ और केमिस्ट्री में तो पास हुए लेकिन फिजिक्स में नहीं। तो 27 में से 7 घटाएंगे 20%, यानी 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए। अगली लाइन में कह रहा है इन रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ। वो बच्चे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए लेकिन मैथ में नहीं, तो ये वाले हैं। तो भैया 35, 35 में 7 गया 28। तो आंसर बताना 20% से 28% का अनुपात। 4 5 20, 4 7 28। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है 5:7। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपका वेन डायग्राम पूरी तरह खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ने में मजा आया होगा, बढ़िया लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।